नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी SSS की मुख्य सेविका बाल विकास पुष्टाहार की। जैसा कि आपको पता है इसका सिलेबस आ चुका है। सिलेबस आपको कल मैंने एक वीडियो में, उसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप सिलेबस। कल हम लोगों ने सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस किया था कि सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको बताई थी। आज लेकिन मैं वीडियो लेकर आई क्योंकि अभी भी आप लोगों को देख रही हूँ कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो बहुत से ज्यादा कैंडिडेट्स के हैं। जैसे पहला डाउट जो आप लोगों का है वो यही है, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने सोशियोलॉजी को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लिया था लेकिन थर्ड ईयर में नहीं था, तो क्या मैं एग्जाम देकर ऐसा तो नहीं कि डीवी से हट जाऊंगी? तो बिल्कुल आप नहीं हटेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है किसी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ स्नातक उपाधि या फिर उसके समकक्ष कोई प्राप्त उपाधि हो, मान्यता प्राप्त उपाधि। तो देखिए दोस्तों, एक विषय लिखा होता है तो बीए में आपको पता है कि आपके 3 साल होते हैं, पहले साल, दूसरा साल और आपका तीसरा साल। पहले और दूसरे साल में आप सब्जेक्ट लिए तो तीसरे में आपको हमेशा उसमें से एक छोड़ना होता है, ड्रॉप करना होता है। तो ज़्यादातर जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों ने सोशियोलॉजी ड्रॉप किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक विषय के रूप में है बीए की डिग्री, ठीक है। अगर ये बोला होता साफ साफ, यहाँ ये बोला होता कि आपको समाज शास्त्र में स्नातक उपाधि चाहिए, तब आपका होता मतलब कि तीनों सेमेस्टर में आपके पास, तीनों साल आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए था। विषय के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए अगर आपने विषय पढ़ लिया किसी भी एक साल तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। डीवी से लेकर कहीं भी आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? विषय के रूप में लिखा है इसीलिए आप सब एलिजिबल हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, समाज शास्त्र किसी सब्जेक्ट से लेकर पढ़ाई की है। अगर ये लिखा होता समाज शास्त्र में स्नातक उपाधि, तब आपको तीनों में चाहिए होता, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है अब इसमें डाउट नहीं होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग अभी देख लेते हैं दोस्तों कि पद आपको पता है 2693 जो बहुत अच्छे हैं। मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ, आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि मैम पढ़ाई करें कि नहीं करें, तो भाई पढ़ाई करिए, इससे अच्छी नौकरी आपको और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंपटीशन बेहद कम है क्योंकि आपको पता है कि ऐसा जरूरी नहीं समाज शास्त्र समाज कार्य वाले लड़कियां ज्यादा मिल जाए, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों ने अप्लाई भी किया है फॉर्म। तो आप सभी लोग जितने लोग फॉर्म अप्लाई किए हो और एलिजिबल हो, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पेपर भी आपका आसान ही आएगा, टफ नहीं आएगा, कट ऑफ भी कम जाएगी। और जैसे एएनएम की भर्ती अभी जल्दी जल्दी होकर खत्म हो गई ना, वैसे ये भी बहुत स्पीड में काम चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा वो सब चीजें मैं बताऊंगी आपको। विषयगत ज्ञान में आपको पता है कल सिलेबस जब आया है तो वहां पे लिख के आ गया है कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके 100 अंकों के, और टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आने हैं। सिलेबस में देखिए दोस्तों क्या क्या है, फिर से एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, ठीक है। दूसरे से लेकर छठा पॉइंट जो आपके सिलेबस का है वो बेसिकली आपका सोशियोलॉजी पे या फिर आपका सोशल वर्क पे डिफाइंड है, समाज शास्त्र पे डिफाइंड है। लेकिन आपको समाज शास्त्र को ध्यान में रखते हुए महिला और बाल विकास, महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए समाज की चीजें पढ़नी है। टॉपिक्स क्या है समाज के, जैसे विवाह, हिंसा, जनसंख्या, तो इन सब चीजों को रिलेशन आपको महिला और बाल विकास से करना है, बच्चों और महिलाओं से ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, यहां से जो पेपर आएगा वो काफी इजी आएगा, ओवरव्यू आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए 2 तरह का चीजें होती हैं, आपने जितने लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी आपको पता है विवाह वगैरह की वैज्ञानिकों ने डेफिनेशन दी होती, या तो आपने अब एग्जाम दिए होंगे अपने कॉलेज के भी, तो वहां सीधे स्टेटमेंट लिख के आता है कि ये स्टेटमेंट किस वैज्ञानिक का है, या तो ऐसे प्रश्न आएंगे। लेकिन ये प्रश्न अगर आएंगे तो बहुत ही ज्यादा फेमस वैज्ञानिकों के आएंगे, जो बहुत फेमस होंगे उन्हीं के, हर किसी का नहीं आया, क्योंकि ये आपका मुख्य सेविका का पेपर है, यूपी PSS का सोशियोलॉजी का पेपर नहीं है कि बहुत डीप में आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है समाज शास्त्र। अगर आपके पास बुक है तो आप समाज शास्त्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो टॉपिक्स आपको दिए हैं बस वही पढ़िए। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या असर पड़ रहा, महिलाओं और बच्चों के विकास को ज्यादा ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका पॉइंट है 11 और 15। देखिए 4 सेक्शन ही है इस पूरे पेपर के। समाज शास्त्र 2 से 6 वाला है। 11 और 15 आपका बाल विकास CDP का है। आपके घर में किसी ने BEd BT से किया हो या आपने खुद ने किया हो तो आप बाल विकास के जो थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं, जैसे कि भावात्मक विकास, कौशलात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सब आप वहां से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए कि क्या होता है और क्या इसका मेन इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बाल विकास में। उसके बाद आपका 7 से 10, 12 से 14, 16 से 20, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको बता दे रही हूँ कि सब पूरा पेपर आपका मेजॉरिटी जो पेपर होगी वो इसी पॉइंट से कवर होगी, ठीक है। मेजॉरिटी जो आएगी वो आपकी इसी पॉइंट से आएगी। क्यों आएगी? बाल विकास पुष्टाहार में आपको जाना है, तो जो चीजें आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिलेंगे जैसे कुपोषण, संतुलित आहार, टीकाकरण, परामर्श, रोग में जैसे आपके चेचक, मलेरिया, ये सब आपके किस चीज़ से फैलते हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO है, यूनिसेफ है आपका, और आपका क्या कहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये सब भारत में कैसे हेल्प कर रही है, इन सबके ऑर्गेनाइजेशन, सबका हेडक्वार्टर्स क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 4 टॉपिक हैं मेनली आपके, 4 टॉपिक में पूरा आपका सिलेबस डिफाइंड है। बार बार बता रही हूँ, ये वाला सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर इसी में से ज़्यादा आएगा, ठीक है। थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद फिर कुछ और बताऊँगी, वीडियो को देखते रहिएगा। ये सिलेबस आपको 4 पॉइंट्स में डिफाइन कर दिया मैंने, 4 पॉइंट्स में ही आपको भी डिवाइड करके पढ़ाई करनी है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताने जा रही हूं। पहला पॉइंट जैसे है यहाँ पे मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। तो आप में से कई लोग अभी लगातार बार यही पूछ रहे हैं कि मैम मुख्य सेविका होता क्या है। तो सही बात है, आप मुख्य सेविका बनने जा रहे हैं, मुख्य सेविका का फॉर्म भरे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मुख्य सेविका होता क्या है। जब आप मुख्य सेविका जान जाएंगे क्या होता है, तभी तो आप ये बताएंगे कि उसकी क्या भूमिका होती है और क्या जिम्मेदारी होती है। तो देखिए दोस्तों, आपने आंगनबाड़ी जरूर सुना होगा। आंगनबाड़ी आपको पता है, आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्र में कौन होता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं, और आंगनबाड़ी वर्कर्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहायता के लिए भी लोग होते हैं। आंगनबाड़ी में क्या होता है, एक तो आंगनबाड़ी आपने देखा होगा जहाँ पे 6 साल से पहले के बच्चों को भेजा जाता है, वहाँ पे जाके, जैसे आप शहरों में बोलते हैं कि आपके प्री किड्स स्कूल होते हैं जहाँ पे बच्चे आके प्ले ग्रुप बोलते हैं, प्ले ग्रुप स्कूल, तो गाँवों में आंगनबाड़ी होता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को 6 साल से पहले वहाँ पे उनको भेजा जाता है। दूसरी चीज़, आंगनबाड़ी के ही लोग टीकाकरण में, जो आपकी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके टीकाकरण में, उनकी पूरी हेल्थ की देखभाल में, इन सब में कौन मदद करता है, आंगनबाड़ी, ठीक है। आंगनबाड़ी दोस्तों जो होता है वो 400 से 800 की जनसंख्या पे आंगनबाड़ी को खोला जाता है, ठीक है। 400 से 800 की जनसंख्या पे आंगनबाड़ी खोला जाता है, ठीक है। 400 से 800 की जनसंख्या पे आंगनबाड़ी को खोला जाता है। और देखिए यहाँ पे इन्हीं 25 आंगनबाड़ी, कितने लोग, 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए किसको किया जाता है, मुख्य सेविका को नियुक्त किया जाता है। तो आप वहां जो रहेंगे, आप क्या करेंगे, आपका काम रहेगा जो आंगनबाड़ी में लोग काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शन देना। तो इसके लिए आपको सारी चीजें अच्छे से पता होंगी, तभी आप वहां पे उनको निर्देश दे पाएंगे, ठीक है। तो 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, नियुक्त किया जाता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे मुख्य सेविका बोलते हैं, ठीक है। इसी आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त करते हैं आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक को, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मुख्य सेविका। तो आपको ये नाम जब ये पता चल गया कि आपका काम कहाँ होना, आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है, तो आपको वैसे ही अपनी भूमिका और जिम्मेदारी समझ में आ जाएगी। अब आपको इस चीज से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि मुख्य सेविका का काम क्या होगा। आपका काम दोस्तों निर्देश देने का होगा। आंगनवाड़ी 25 जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके अंडर में होंगे, आपको उनको हर चीज़ों को अच्छे से गाइड करना होगा, ठीक। अब हम उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप जैसे आंगनवाड़ी के जो लोग होंगे उनको आप क्या करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और बताना चाहती हूँ आपको मैं, वो क्या है, जैसे कि आपको मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, पढ़ा नहीं रही हूँ अभी मैं आपको, सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे कि मैंने बताया ना, मुख्य सेविका कौन है, 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे जो आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है उसे हम बोलते हैं मुख्य सेविका। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा मुख्य सेविका का अगर कार्य पूछें तो क्या होगा। जैसे कि आपको पता है आंगनवाड़ी के लोग क्या करते हैं, टीकाकरण करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को पूरा देखभाल करते हैं उनकी, ठीक है। उनको जो भी आहार वगैरह होता है पूरा बताते हैं। जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको उनके भी पोषण वगैरह पे ध्यान देते हैं। तो ये सारा काम अगर आंगनवाड़ी के लोग कर रहे हैं तो जो सुपरवाइजर होगा या जो मुख्य सेविका होगी वो क्या करेगी, वो भी यही काम करेगी, वो भी ये सब निर्देश वहां पे देगी, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक और बताने जा रही हूँ, वो सिर्फ ये समझाने के लिए कि आपको पढ़ना होगा तो किन चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा यहाँ पे चल रहा है इस समय मुद्दा, वो है आपका कुपोषण का। क्या है, कुपोषण।
कुपोषण को आप इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। कुपोषण क्या होता है? जब आप बच्चों को खाना तो दे रहे होते हैं लेकिन पूरा पोषण नहीं मिल रहा होता है। एक बच्चे को खाने में जैसे बोलते हैं ना, संतुलित आहार आपने सुना होगा, बैलेंस्ड डाइट, कि किसी को खाने के भोजन में ऐसा नहीं खाली रोटी और आपने चावल दे दिया, तो क्या वो संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार का मतलब उस थाली में आपके पास प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सब होना चाहिए, ठीक है। तो कुपोषण क्या होता है दोस्तों? कुपोषण की बात हम करेंगे तो जब संतुलित आहार नहीं मिलता है किसी बच्चे को तो वो क्या होता है? कुपोषित हो जाता है, ठीक है, कुपोषित हो जाता है। कुपोषण यानी कि पोषण ना मिले, जिसको भी पोषण नहीं मिलेगा वो क्या होगा? कुपोषण का शिकार होगा। आपसे अगर पूछा जाए कुपोषण के क्या लक्षण है किसी बच्चे में, तो सबसे जो पहला लक्षण है वो है दोस्तों वजन कम होना। वजन कम होना, जिसका भी वजन कम होगा, जिन भी बच्चों का वजन कम होगा उन्हें आप देख कर ही बता लो कि कुपोषित हैं। आपने गांव वगैरह में देखा भी होगा या अपने आसपास की लोकेलिटी में भी देखा होगा, एक ही उम्र के दो बच्चे होते हैं, एक थोड़ा स्वस्थ दिखता है और एक बहुत दुबला पतला दिखता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? कुपोषण का शिकार होता है। वजन कम होना सबसे बड़ा सिंबल है कुपोषण का। दूसरा दोस्तों है वेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसे? वेस्टिंग। ये आपसे एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि वेस्टिंग क्या है। वेस्टिंग दोस्तों क्या होता है? वेस्टिंग होती है आपकी जब किसी बच्चे की वजन में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए। वजन में बहुत ज़्यादा कमी आना, इतनी कमी आ जाना, कमी आना, इतनी ज़्यादा कमी आ जाना। देखिए आपको फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे, जब इतनी कमी आ जाए कि मतलब बच्चे की मांसपेशियां दिखने लग जाएं, उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिंग। और ऐसा कब होता है बच्चे के साथ? ऐसा तब होता है दोस्तों जब वो बच्चा आपका दस्त, निमोनिया या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, खाना वगैरह नहीं खा पाता है, तब उसे क्या हो जाता है? वेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। बच्चा निमोनिया या फिर दस्त जैसी बीमारी से ग्रसित हो। जब बच्चा काफी दिनों से ऐसी बीमारी से ग्रसित रहता है तो क्या हो जाता है? वो बहुत ज्यादा दुबला हो जाता है, उसकी मांसपेशियां दिखने लग जाती हैं और उसे क्या बोलते हैं हम? वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कारण है। तीसरा दोस्तों क्या होता है? तीसरा होता है आपका स्टंटिंग। यहां ऊपर लिख दे रही हूं मैं। तीसरा आपका क्या है? स्टंटिंग। देखिए तीनों में टर्म क्यों बता रही हूं? इसीलिए बता रही हूं कि सीधे जब एग्जाम में आपके पास आएगा ना वेस्टिंग या स्टंटिंग, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। स्टंटिंग क्या होता है दोस्तों? हाइट में कमी होना। किस में कमी होना? कुपोषण की वजह से बच्चे की लंबाई में कमी होना। बच्चे की कुपोषण की वजह से क्या है? लंबाई में कमी होना। जैसे जो 4 साल का बच्चा हो उसकी हाइट जो हो वो 2 साल के बच्चे के जब बराबर दिखे तो वो बच्चा क्या होता है? स्टंटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा गांव वगैरह में भी, आपने आसपास भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। देखिए हेरिडिटी पे मत जाइएगा, किसी की जेनेटिक्स चीज़ों में मत जाइएगा। अब जिसके घर में जेनेटिक ऐसा चल रहा है कि मम्मी पापा की हाइट छोटी, तो ऑब्वियसली फिर तो बच्चे की हाइट कम ही होगी। लेकिन अगर जहाँ पे सब कुछ सही है वहाँ पे आप देखेंगे तो 4 साल के बच्चे के बराबर जिसको हाइट होना चाहिए उसकी हाइट किसके बराबर चल रही है? 2 साल के बच्चे के बराबर। उसे क्या बोलते हैं? स्टंटिंग बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पढ़ा नहीं रही थी मैं, सिर्फ आपको समझा रही थी कि अगर आप एक टॉपिक लेंगे तो उस टॉपिक में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होंगी। कुपोषण क्या होता है, कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे पहचान हो सकती है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, वो क्या है कि कुपोषण को लेकर या कुपोषण से संबंधित कोई आपकी योजना तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि कुपोषण को लेकर दोस्तों एक योजना चल रही है, उसका नाम है संभव अभियान। क्या नाम है? संभव अभियान। ये संभव अभियान जो है आपका दोस्तों, ये 2021 में योगी जी ने स्टार्ट किया है। संभव अभियान आपका जो है वो 2021 में योगी जी ने स्टार्ट किया है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन पर्पस इस अभियान का है दोस्तों कुपोषण को हटाना। कुपोषण को हटाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। कुपोषण को हटाने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। कुपोषण आया तो आपको अभियान भी पता करना है। संभव अभियान कुपोषण को हटाने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ एक और चीज हम लोग देख लेते हैं। बस इतना ही जान जाइए अभी आप। कुपोषण संभव अभियान है। संभव अभियान कैसे क्या होगा, फेज वगैरह, वो जब आप पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है,
दोस्तों देखिए, अगर आपको ये सब पढ़ाई जो है पढ़ा रही हूँ समझ में आ रही है, तो पहली बात तो है, अगर आपको मुझसे नहीं पढ़ना, खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, जो लास्ट वाले पॉइंट्स मैंने बताया वो पढ़िए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आप समाजशास्त्र पे आइए, और बाल विकास आप तो बहुत ईजिली कर लेंगे, 1-2 लेक्चर में वो कहीं से भी खत्म हो जाएगा। कैसे पढ़ना मैंने बताया, मुख्य सेविका का कार्य क्या है, इस हिसाब से पढ़ना, आपको लिंक करके चीज़ों को पढ़ना है। अगर कुपोषण टॉपिक आया, कुपोषण की पहचान क्या है, जो टर्म्स वहाँ पे आएंगे कुपोषण के वो सारे, कोई अभियान चल रहा हो तो उस अभियान के बारे में, यहाँ पे तो मैं आपकी क्लास नहीं ले रही हूँ क्योंकि, लेकिन अगर पूछा जाए तो संभव अभियान की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि कब होता है संभव अभियान में, क्या होता है, कुपोषण के लिए ही इस अभियान को हटाने के लिए लाया गया। इसमें क्या करते हैं, बच्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। एक आपका 5 वर्ष तक के जो सभी बच्चे होते हैं उन सबको क्या करना, उनको सुपोषण प्रदान करना, यानी कि उन सबको देखना कि उन लोगों को जो खाने वगैरह का आइटम मिल रहा है वो सुपोषित मिल रहा है, सुपोषित आहार मिले 5 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे। दूसरा यहाँ पे क्या होगा अभियान में, जो कुपोषित बच्चे हो गए हैं उनको अब क्या करना, उनको अब प्रॉपर देख रेख के साथ उनको सुपोषित करना। तीसरा आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे तीसरा होगा कि सारे पहलुओं पर, अब जैसे कुछ बच्चे आपके सुपोषित, आप जिनको देख रहे हो, कुछ बच्चे कुपोषित थे उनको आप सुपोषित कर रहे हो, और क्या होगा सबसे लास्ट में, जो बच्चे अभी होने वाले हैं या हो गए हैं, छोटे हैं, 1-2 साल के हैं, उन सब पे पूरी नजर रखना कि वो सब कुपोषण के शिकार ना हो पाए। ये आपका क्या है, संभव अभियान। इसमें दोस्तों काम कब चलता है, जुलाई से सितंबर तक इस अभियान में काम चलता है। काम क्या चलता है, देखिए दोस्तों, इसके 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स, यानी कि AAA ऐसे ही काम करती है ये संस्था आपकी। एक आपकी आशा दीदी, आपने सुना ही होगा, एक आपके ANM के लोग जिनका अभी रिक्रूटमेंट हुआ है, और एक आपके आंगनवाड़ी। ये 3A मिलकर सारा काम करते हैं, यहाँ पर 3A मिलकर सारा काम करते हैं, ठीक है। तो इस संभव अभियान में भी क्या होगा, यही काम होगा कि बच्चों की हाइट, वेट सब मेजर किया जाए, और अगर जो बच्चा कुपोषण का शिकार पाया जाता है तो उसको क्या है, उस पूरे टाइम उसको देख रेख करके उसको देखा जाए कि उस कुपोषण उसका सही हुआ कि नहीं, सुपोषण में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, और फिर जब सितंबर के बाद फिर उसका हाइट, वजन सब नापा जाएगा और देखा जाएगा कि अब वो पहले से सही है कि नहीं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, मैं यही बताना चाह रही थी। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है, मुझसे कांटेक्ट करना है दोस्तों, तो ये नंबर है 8957215956, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी वो पूरी वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यूट्यूब पे ये नहीं कह रही कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, टॉपिक्स यहाँ पढ़ाती रहूंगी, लेकिन देखिए पूरा लंबा पढ़ाना एक सिलेबस के तौर पे, और यहाँ पे थोड़ी देर 20-25-30 मिनट की वीडियो बनाना, उसमें अंतर होता है। यहाँ पढ़ाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी मैं यहाँ पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर आपको पूरा सिलेबस वाइज जल्दी जल्दी खत्म करना है तो आप इस नंबर पर जुड़ जाइए और वहाँ पर सारी बातें होंगी, ठीक है दोस्तों। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों का जिनको जरूरत हो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।